हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। चलिए हम देख रहे हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स। देखिए, इसके पहले जो कुछ नहीं हो पाया है वो आगे हो जाएगा। द रीजन बीइंग मेंस एग्जामिनेशन के कारण यहाँ पे मैं काफी बिजी चल रहा था और अभी कंटिन्यू चल भी रहा हूँ। तो आपके लिए टाइम निकाल के यहाँ पर ये वीडियो लेट नाइट रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें कि पहले जो हम कवर करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहेगा। ओके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। इसके पहले देखिए, अगले 5 मिनट आप जो है एक बैच के बारे में बताया जाएगा, वो आप सुन लीजिएगा। द रीजन बीइंग कि 5 मिनट में हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज हो जाए, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो या किसी और के लिए ना। ये स्किप कर करके वो 5 मिनट बचा लिए लाइफ के, वो चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो अब आने वाला है वो काफी फ्रूटफुल है। तो वहां पे आप वो जरूर देखिए और खुद को रजिस्टर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल यहाँ पे थंबनेल में सही देखा था कि फी जो है यहाँ पर ₹0 रहने वाली है। जो इसके पहले जो हमारे बैच के चार्जेस थे 4999, अब वो जीरो पे सर कैसे आ गए, आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर। देखिए, जो भी यहाँ पर फाइनेंशियली वीक एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियली वीक एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हमने अब क्या करने वाले हैं, वो आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है, वहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक पे अपनी डिटेल्स देनी है और साथ में एक 10 क्वेश्चंस जो है, 10 मेंस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के। वो उसके आंसर्स आपको सबमिट कर, ओके, उसके आंसर आपको सबमिट करने। और अगर हमें लगा कि थोड़ा भी आप में कैलिबर दिख रहा है वहां से कि आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो ये स्टार है, ये वो 10 क्वेश्चंस पे आपके डिपेंड करता है। इट डजेंट मीन कि आपको एक भी सिंगल पेनी देना है। क्लियर? तो ये आपके लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट दूसरी चीज ये कि ठीक है सर, आपने फीस भी जो है काफी कम बोली है, 2499 ही, लेकिन कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें थोड़ा जानना है, क्योंकि हमारे लिए ये प्राइस भी ज्यादा है ना। भले बाकी कोचिंग्स लाखों ले रहे हैं, लेकिन हम ये अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हम नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट और हमें ये लेना है, लेकिन हम ये एक बार में पैसे नहीं दे सकते, तो हम क्या करें। देखिए, ये सब कुछ सोचते हुए जो है सारे एस्पिरेंट्स के लिए अभी हमने क्या किया है, आप जैसी रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारे पास, 2 वीक्स तक आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। लेक्चर्स जो है आपके चलते रहेंगे। ओके, जनरली अल्टरनेट डेज पे वो एक लेक्चर हुआ करेगा। तो ये जो है आपके कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। 2 वीक तक आपको कोई पेमेंट वैसे भी नहीं करनी है। अगर कोई इसे डायरेक्टली परचेज करना भी चाह रहा है, तो ये 4999 की जगह 2499 है। ये 2 वीक बाद भी 2499 ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, सो डोंट वरी। यहाँ पर आपको 2 वीक का अब ये भी टाइम दे दिया गया है। पहले जो पेमेंट थी पहले ले ली जाती थी, वो किस तरीके से पहले चलता था वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जैसे कि पहले जो बैचेस होते थे वो होते थे यूपीएससी सीएससी 3.0, 2.0, ये इस तरीके से चल रहे थे। 3.0 में आप देख सकते हैं 63 रिस्पॉन्सेज आए, जिसमें कि हमारा जो ये बैच है अभी स्टार्ट आज से होने वाला है। लेकिन बाकी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अब एक्चुअल में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं, और हमारे पास भी इतने एस्पिरेंट्स क्योंकि आए हैं, तो उससे हमें काफी ज्यादा एक बूस्टअप मिला है। तो जितने कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स रह गए थे जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ तैयारी करूं कहाँ नहीं करूं, कुछ ऐसे भी हैं कि सर हम लाखों देके फंस चुके हैं, तो अभी हमें और हिम्मत नहीं है देने की। अगर कुछ फ्री डेमोज हो जाते तो अच्छा होता। तो देन डेफिनेटली, क्योंकि हम आपके पास से विजन के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे। क्लियर? तो यही जो चीजें हैं सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंस की भी प्रिपरेशन एक्सक्लूसिव होगी। जी हाँ, आप एथिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, जीएस 1 2 3 4, ऐसे राइटिंग सब कुछ यहाँ पर कवर अप होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको यहाँ पर 2 वीक्स में वो डेमो जब हम आपको देंगे, ये नहीं करेंगे कि सिर्फ एक प्रीलिम्स का सिर्फ पॉलिटी के सब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं, या फिर सिर्फ हम आपको इकोनॉमी दिखा रहे हैं। हम आपको मेंस आंसर राइटिंग से लेके कैसे क्या करना है सब कुछ वहां पे दिखाएंगे 2 वीक्स के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप जहाँ पेमेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतने रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, तो इस बार मैं उम्मीद करूंगा कम से कम 150 प्लस रिस्पॉन्स हो, क्योंकि अभी आपको कोई पेमेंट देनी ही नहीं है। और वो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे बनाया जाएगा
और उस ग्रुप में जो है सब सारी चीजें चैनलाइज होगी, मेंटरशिप भी होगा। जहां भी किसी को कोई इश्यूज आए तो वो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस फॉर्म्स आपको इस तरीके से यहाँ से भरने हैं, आपका आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ताकि वो व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना सके। और इसके बाद ये इनिशिएटिव आपको कहाँ से देखा आपने? यूट्यूब पे देखा, कहीं और, इंस्टा, फेसबुक, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला? वो बस आपको बताना है अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, अगर आप ग्रेजुएशन परसुइंग है तो कहाँ से, अगर आप 12th में होके स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी चीजें हैं, सब यहाँ पे आप अपने बारे में आपको बताना है। ओके, और ये जो प्रिपरेशन है, ये बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, हर जगह सर आपको काम आने वाली है। यहाँ पे आपको ये चीज नहीं सोचना है। देखिए, यूपीएससी जो है अपर लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो बस, अगर मान लीजिए बिहार पीसीएस है तो वहां पे आपको थोड़ा सा बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। यूपी का है, थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल, स्टेट का हल्का हल्का हो जाता है, वो मैं मानता हूं। लेकिन अदरवाइज जो है 90% प्रिपरेशन सेम ही होती है। ओके, तो ये हर एक जगह काम आने वाली है, तो आप रजिस्टर करें और डेफिनेटली बाकी चीजों के लिए भी आप निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए, आई होप वो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप सबने वहां पे रजिस्टर कर लिया होगा। लिंक जो है रजिस्ट्रेशन की कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पिन अप है। फाइन, ठीक है। पहला आर्टिकल जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, वो किसके बारे में बात कर रहा है? सब क्लासिफिकेशन ऑफ स्केड्यूल कास्ट। अब देखिए, आपने ओबीसी में तो देखा होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, कि क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर कर दिया गया, जिसमें कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी मतलब क्रीम मक्खन बोल सकते हैं ना, ज्यादा पैसे वाले, आप ऐसे लगा लीजिए लॉजिक। तो ये जो है, इनको रिजर्वेशन आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको मिलेगा। ठीक है, अब वो जो बात है सेम, अब कोशिश की जा रही है सब क्लासिफिकेशन करने की स्केड्यूल कास्ट में। ओके, इसमें जो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कुछ यहां पर कोटा के बारे में अपने जजमेंट दिए, और वहां पे कहा है कि ग्रांट इस सेपरेट कोटा फॉर मोर बैकवर्ड विद इन द एससी कैटेगरीज। अब अगर मान लीजिए एससी कैटेगरी है जिसमें कि काफी कास्ट है, कास्ट वन, कास्ट टू। अब मैं तो कास्ट वास्ट वर्ड नहीं यूज करूंगा, कौन सा, जस्ट मैं भारत की बता रहा हूँ। कास्ट वन, कास्ट टू, कास्ट थ्री, कास्ट फोर। ओके, अब एससी शेड्यूल कास्ट एग्जैक्टली होते क्या थे? एक एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूं अभी आप। ये वही होते थे कि जो सर्विस दे लोगों को, क्योंकि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वो क्या करते थे, क्षत्रिय लोग अपने युद्ध में चले गए। ठीक है, बाकी ब्राह्मण सब जो है अपने पूजा पाठ या फिर शिक्षा, कायस्थ वगैरह जो है नॉलेज वगैरह में थे, वो शिक्षा वगैरह इसमें चले गए। तो ऐसे में जो इनके घर में अब कोई तो है ही नहीं, इनके घर में कोई चला गया सेना में, कोई चला गया कहीं पे, तो इनके घर जो सर्विस देनी थी, तो सर्विस के लिए जो है बेसिकली ये शेड्यूल कास्ट आया। तो ये सबका एक काम है ना, इसमें कुछ उस समय ये चीज नहीं थी ऊंचा नीचा ही, सर्विस के हिसाब से बाद में ये चीज कर दी गई ना। अब ऋग्वेद में देखेंगे तो ऐसा कुछ कास्टिज्म था नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में ये सब चीज निकल के आई, तो वो हम हिस्ट्री का पार्ट है ना, वहां पे हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन अब मैं ये कहूं कि सर्विस देना इधर के लोगों को ये हो गया, तो तभी तो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सर्वेंट है वो नौकर है, वो भी क्या है, वो इस हिसाब से एससी है। चाहे मैंने आपको बहुत बार समझाया विथ लॉजिक, काफी वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर भी है तो वो आईएएस सर्वेंट है। इस हिसाब से भी अगर आप कास्ट में डिवाइड डिवाइड करना चाहें, जो आईपीएस है वो क्षत्रिय है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, है ना, वो उसी हिसाब से फॉरवर्ड हो गया। आईएएस तो क्या है, वो सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, तो वो क्या हो गया, वो एससी में आ गया। बट आज के टाइम में अगर आपको आईपीएस और इसकी पोस्ट मिल रही हो, और एक तरफ आईएएस एक तरफ आईपीएस, 99% लोग आईएएस की तरफ भागेंगे, है कि नहीं? तो ये अब कहीं ना कहीं सब परसेप्शन ड्रिवन चीजें हो गई हैं, सोसाइटी में है आज भी, मैं उसे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ मैं फॉरवर्ड सोच की बात कर रहा हूँ। ये सब यहाँ पे बराबर है। ये मैं इन्हें भी बोल रहा हूँ कि ये अगर आईएएस जो है इसमें आते हैं तो डेफिनेटली बात है, कर्म के हिसाब से ही आ रहे हैं। ओके, तो ये चीजें, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए आईएएस कैटेगरी, आईएएस कैटेगरी मतलब कोई कास्ट है जो कि अच्छा आगे बढ़ गई है इससे भी,
उससे कम एक जो है एकदम और नीचे दबी हुई है लोअर स्ट्रेटा में। एक तो एससी ही लोअर स्ट्रेटा है, इसके भी लोअर स्ट्रेटा में दबी है, तो इनका कहना है कि इसको ज्यादा अपलिफ्ट करके यहां तक पहले लाना जरूरी है। ये तो यहाँ पे इस पोजीशन पे है ही है, कम से कम इनको यहां तक तो लाओ। ओके, तो इनको ज्यादा रिजर्वेशन दो। मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए एससी एसटी में 27% रिजर्वेशन है, तो अब इसमें से इस 27% का 90%, या फिर आप ऐसे ले लीजिए कि 20% के आसपास जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का, अब ये नीचे के दो स्ट्रेटा को दिया जाएगा, 3 और 4। बाकी जो 7% है वो 1 और 2 पे होगा। समझ रहे, इस तरीके से डिवीजन की यहाँ पे बात की गई है। और काफी लोगों ने बोला है कि सर इन्वायरमेंट का भी क्लब कर दे वीडियो। तो बहुत बार क्या हो रहा है कि क्लब करने के कारण जो मेरा लैपटॉप है वो बहुत हाई प्रोसेसिंग ये है, काफी ज्यादा बिजी हो जाता है। इट इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स, 7 से 8 घंटे कन्वर्ट करने में लगते हैं, 7 से 8 घंटे अपलोड करने में लग जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस होता है, फिर कॉपीराइट और बहुत सारी चीजें देखी जाती है यूट्यूब के द्वारा भी, तो वो चला जाता है। ये सब भी रीजन है कि जो प्रीवियस मंथ है आपका, जुलाई मंथ का, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उतने बड़े बड़े वीडियोस आपके लिए वहां पे वो क्लब करके लाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज ऐसे हियर एंड देयर चलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये ऑब्वियसली बात, इतना लंबे लंबे वीडियोस आए उसके देखिए वो पढ़े वो खुश रहे। और जो लोग बीपीएससी, जेपीपीसीएस और इस तरीके के एग्जाम्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हम कब तक पढ़े, कितना पढ़े, देखिए अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में है, कम से कम आप पिछले 12 से 14 महीने का तो पढ़िएगा ही ना करंट अफेयर्स। नवंबर में है तो उसके पहले भी 12 से 14 मंथ। तो मेरा ये कहना है कि अगर मानिए आपका एग्जाम नवंबर में है, तो कम से कम प्रीवियस ईयर सितंबर से पढ़ना चालू करिए, इस साल के अक्टूबर तक। नवंबर में तो ऑब्वियसली कहाँ से पढ़िएगा, अक्टूबर तक पढ़ पाइएगा। तो ये आपको पढ़ना है, तो सब प्लेलिस्ट में पिछले साल के जून से प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल वहां पे करा दी गई है। जून से पढ़ना है, जब से पढ़ना है पढ़े। 1 ईयर से लेके 6 मंथ हर तरीके की क्लब वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, या फिर मंथ वाइज पढ़ना चाहे मंथ वाइज पढ़े, सब कुछ आप पर है। अब जब ये जजमेंट आया तो अब देखिए यहाँ पे मैंने तो समझा दिया इस तरीके से। अब इंटरनल बात की जा रही है कि ये करें, एससी एसटी के बारे में ये बेसिकली ये चीज दी हुई है कि शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए। ओबीसी में ऑलरेडी ये चीजें हैं। ओके, अब कहीं ना कहीं अब ईडब्ल्यूएस भी देखते हैं, जनरल कैटेगरी वहां भी है कि अगर कोई इकोनॉमिक बैकवर्ड है तो उन्हें भी कुछ ये प्राथमिकता दी जाएगी। तो सेम यहाँ पर उसी बेसिस पे ये चीजें आ रही है। अब ये कुछ जजमेंट्स वगैरह, ठीक है। अब ये 2005 की जजमेंट है, ये 2014 की जजमेंट है, अभी 2020 का जजमेंट में क्या कहा गया। तो ये अलग अलग जजमेंट है, आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको दिमाग में रखना है, रखिए फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे लेटेस्ट वन देख लेते हैं, तो इसके इसके अलावा भी जो 2020 में क्या कहा गया है। अभी तो यहाँ पे परमिशन ग्रांट कर दी गई है, देखिए यहाँ पे 7 जज वाले जो किए, इसके पहले के लेटेस्ट में क्या है वो बस हम देख लेते हैं कि 5 जज कंस्टिट्यूएंट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ईवी चिन्या जजमेंट विच प्रोहिबिटेड सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी। अब बात यह है कि आप सोच रहे हो कि सर कर देना चाहिए कैटेगराइजेशन, क्या ही इशू है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो यहाँ पर जो हमने कैटेगरी, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट जो है, ये ओबीसी तो फिर भी बाद में रिजर्वेशन आया इनमें, है ना। ये कास्ट को का जो परसेप्शन है लोगों का सोचने का, ये निचली कास्ट है ऐसा है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं, बट काफी कम है। अगर आप देखिए आजादी के वक्त से लेके आज तक जो है 75 साल में 75% कमी जरूर आई है। आने वाले कुछ सालों में वो कंप्लीट हो ही जाएगी, कंप्लीटली हट जाएगी। और एक आध परसेंट जो है देखिए हर जगह होते हैं प्रो करने वाले, तो उन सब पे ध्यान नहीं दे। अब ये जजमेंट भी यहाँ पे हटाया क्यों गया, अब आपको ये थोड़ा सोचिए क्यों हटाया गया होगा। आप किसी भी सेक्ट में, कास्ट में, रिलीजन में, डजंट मैटर, आप लॉजिक लगा के सोच सकते हैं क्यों हटाया है, क्यों बेंच बना कर रही है। कि ये इनका कहना है कि आप ऑलरेडी लोअर स्टेटा में, यहाँ सिर्फ इकोनॉमी पैसा ही इशू नहीं है, वो सोशल स्टेटस और वो हर एक चीज जो है यहाँ पर जरूरी है। तो अब आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ ये रिजर्वेशन जॉब में दे देने से ही काम चल जाएगा क्या, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक है। हाँ, आप जैसे कि आप ये देखिए, ये रिलीजियस प्लेस में आपको एंट्री होनी चाहिए, ये सब लॉ जो है हमेशा रहे, अगले 100 साल रहे, 200 साल रहे, हजारों साल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे अगर आप मानिए कोई लोग नहा रहे हैं नदी के पास, तो वहां पे कोई भी इंसान नहा सकता है। आज आप भी जाते होंगे घाट पे, सारे कास्ट के लोग नहा रहे हैं, तो वहां पता नहीं चलता है। तो आप देखिए कितनी इक्वलिटी ऑलरेडी आ चुकी है।
हम जब होटल में जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि मालिक किस कास्ट का है, जो आ रहा है बहरा हमारे पास पूछने के लिए वो किस कास्ट का है, इस बर्तन में पहले किसी ने खाया होगा नहीं खाया होगा। तो काफी कुछ अगर मेरा एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है 90% से ज्यादा ये सब चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, है ना, और नेचुरली हुई है ये चीजें, नेचुरली होती है कि मन में कुछ चीज बैठी है तो वो बैठी रहेगी ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है। अब वो मना इसलिए किया गया ये सब जजमेंट्स के द्वारा, पहले अभी अभी भले हाँ बोला गया, पहले सारे लगभग लगभग मना ही कर रहे थे क्योंकि इनका ऐसा था कि हमें इन्हें सोशल अपलिफ्ट करना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी। तो अगर इसमें से कोई अगर थोड़े से अपलिफ्ट हो भी गए तो भी वो शेड्यूल कास्ट का जो एक स्टिग्मा है वो झेल ही रहे उनको। तो इस लॉजिक के साथ जो है यहाँ पर चीजें चल रही थी। ओके। अब देखिए रिलेवेंट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 है, इसमें स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है डिनाई नहीं कर सकती, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये जो SC ST के हिसाब से जो भी हम बात कर रहे हैं, इस एक्ट के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, जजमेंट के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, इसके बाद देखा जाए 15(4), ये सब आप नोट कर लें प्लीज, अच्छा है, मेंस में बहुत काम आएगा। Enables the state to make special provision for advancement of any social and educationally backward classes of citizen, okay, फॉर SC and STs। अब ये सब जो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉलिटी में हम कवर करवा ही रहे हैं, है ना, वो सब कवर करवा ही रहे हैं, तो इसलिए वो बैच प्लीज ज्वाइन कर ले, और वो नीचे जो है लिंक आपको रजिस्ट्रेशन की दी हुई है। पेमेंट अब आपको जो है पहले आराम से डेमो ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीजें यहाँ पर है ही नहीं, है कि नहीं। और अगर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक है और पढ़ने में थोड़े भी अच्छे हैं तो हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ा रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए वो एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। इसके बाद आर्टिकल 16(1) की अगर हम बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। अभी जो एम्प्लॉयमेंट अगेन है ना, आप देखते होंगे कि एम्प्लॉयमेंट रिजर्व्ड है, सीट्स सीट्स जो है रिजर्व्ड है, चाहे वो कोई भी पोस्ट क्यों ना, चाहे IAS का ही क्यों ना हो, IPS का भी क्यों ना हो। इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेरा कि मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें देखा है संघर्ष करते हुए कि चलिए, मेरा मानना है ग्रेजुएशन तक भी अगर आपने आरक्षण दे दिया है ठीक है, आपको मास्टर्स में एटलीस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब तो सब बराबर के डॉक्टर बन गए ना। चलिए कोई 80 नंबर पे गया होगा, कोई 95 पे गया होगा, ठीक है, अब तो बन गए। अब जो ये सब जाते सर्जन वगैरह बनने, वहां पे ये सब जब चीजें हो जाती हैं, हेल्थ से बड़ी चीज क्या होती है ना, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, ये भी हमारा हक है। तो कहीं ना कहीं कोई भी किसी चीज में कम ना रहे। अब सब बराबर है, सारे डॉक्टर से, सारे इंजीनियर से, तो इसके अगला जो आपका स्टेप होगा वहां पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट देखिए आर्मी में भी ये सब आरक्षण वगैरह नहीं है कि नहीं, क्योंकि वहां भी देश की सिक्योरिटी की बात है, तो किसी की हेल्थ की सिक्योरिटी की बात है तो वहां पे कोताही नहीं होनी चाहिए। कोई भी कास्ट का हो कुछ हो वो अच्छा कर सकता है, तो क्यों वो झूठ मूठ का फालतू में कि स्टिग्मा यहाँ भी रखना। मेरा मानना टिल ग्रेजुएशन इज ओके, मेरा पर्सनली है। अब आप सबका जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद टिल जो जॉब्स है वहां भी ओके, एक सजेशंस हो सकते हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए तो डेफिनेटली अब मेंस में सजेशन सजेस्ट करें, तो भाई मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जहां पर टेक्निकल वर्क नहीं है, ओके, कि जहाँ ब्रिज बनाना नहीं है या फिर कुछ रॉकेट लॉन्चिंग नहीं है या डॉक्टर्स वाला काम नहीं है, तो वहां पर आप रिजर्वेशन रहने दें। फाइन, जैसे कि इंजीनियरिंग जॉब में रिजर्वेशंस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे रेलवे में बुकिंग क्लर्क है, TT है, और इस तरीके से जो बैंक में जो PO है वहां पे ये सब है, वहां पे कोई लाइफ रिस्क नहीं होती है कहीं पे। जहां लाइफ रिस्क ना हो, ये वहां पर, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं इस तरीके से सवाल। इट्स नॉट अबाउट परसेप्शन। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज एग्जांपल दे दिया, जो पसंद आया आया, कुछ ना आया वो फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन थिंकिंग एबिलिटी एंड एनालिटिक्स जो है आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज ये मैगजीन तो जो है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे दी गई है, तो वहां पे आप जाएं देख लें, फिर आप वो खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं मुझसे इतने कंटिन्यूअसली, तो रीजन यही है कि वो चीजों को सोचना किस तरीके से हमें करना है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। तभी अच्छे से जो है हम एक ऑफिसर्स रैंक पे जा पाएंगे, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जहां जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, यही सब चीजें अगेन
प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, रेस और ट्राइब्स। तो ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है। 341 टू जो है, पार्लियामेंट भी जो है बाई लॉ इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है किसी भी कास्ट, रेस को, बाई पासिंग अ लॉ। ये सब चीज इसी के अंडर में आ जाती है जो कि इससे रिलेटेड है। फाइन। अब देखिए की हाइलाइट्स में भी वही सारी चीजें जो बोली है कि जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस, है ना, क्योंकि कास्ट ही बैकवर्ड होती है इसलिए हम ऐसी ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। और मैंने वो जो भी आप आपको समझाया ना, वो सब यहीं पे ये बात की जा रही थी, क्रीमी लेयर ये सब की मैंने आपसे बात की। तो आपको ये समझना है कि जो मैंने समझाया है जिस तरीके से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए। इसके बाद ये अदर अदर इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है कि मैं आपको 2020 तक का बताया, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है इसके। लेकिन जितना जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वहीं पे आपको हाईलाइट करूंगा। अब देखिए, आर्ग्यूमेंट फॉर क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अब बहुत प्यारा है। आप, मैं ये कहूंगा आप पॉज करके लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है करें। ठीक है। अब ये जो है सब्सटेंसिव इक्वलिटी, सब्सटेंसिव इक्वलिटी की क्या बात हो गई कि वीकेस्ट फर्स्ट अप्रोच टू empower द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग द एससी एंड एसटी। मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 4 बनाया था कि 3 4 को सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, तो वीकेस्ट फर्स्ट, इनको रिजर्वेशन दो, ज्यादा रिसोर्स दो, जो ऊपर मैंने आपको समझा चुका हूं। ये हो गया। अब इधर क्या है, यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। अब ऐसे में कहीं ये ना हो कि एससी के अंदर ही डिवाइड हो जाए कि अरे वो ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं, हम हमें कम मिल रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि वही है, ग्रीड और लालच की जब बात आती है तो ये ना, तो तब ये भी एक कंसर्न आ रहा है जो कि बहुत ही मतलब कि बुरी चीज है कि भाई आपको आगे बढ़ने देना चाहिए क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है। ठीक है। तो वही है। और ऐसे भी कि ये भी डर हो जाएगा कि हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा कि अब पॉलिटिकल जो पार्टी है वो टारगेट करेगी थर्ड एंड फोर्थ स्टेट है, जो मैंने आपको वहां पे बताया जिस तरीके से कि भाई हम आपके लिए और आरक्षण ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो ये सब की बार्गेनिंग पावर कम होगी और ये सब जो चीजें है, एससी कम्युनिटी में डिवाइड आ जाएगा। ये सब कुछ अगेंस्ट में है, लेकिन ये फेवर में ये चीज है। साथ में गवर्नेंस की बात की जाए कि सब क्लासिफिकेशन वुड इंश्योर अ डाइवर्स एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। डाइवर्स एंड एफिशिएंट गवर्नेंस होगा। इधर जो है पर्पस ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी, तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पर ये हिस्टोरिक इनजस्टिस, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो भी अलग इनके साथ जो गलत हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर करके ही सब चीजें नहीं होगी। लेकिन अगेन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर इकोनॉमिक वेलफेयर भी हम कर दें और साथ में बाकी चीजें ना कि आप अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप जो है इंसान कहीं भी जाके नहा सकता है, बात कर सकता है, पानी पी सकता है, कभी भी टेम्पल में एंट्री कर सकता है। हम अगर ये सब चीज पे ध्यान दें, साथ में जो इकोनॉमिकली नहीं वो अच्छे हुए हैं उनको इकोनॉमिकली और अच्छा कर दे, तो बेहतर ही होगा ना। इसलिए मैंने वो आपको लॉजिक से वहां पे समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हेट्रोजेनियस ग्रुप्स, prevalence of diverse group and their varied struggles and degree of discrimination within the category of SC। देखिए अब हेट्रोजीनियस ग्रुप बनेगा, डाइवर्स ग्रुप बनेगा और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि एससी है उसमें भी 4 स्टेटा था, एक जो नीचे बेचारा दबा और गरीब सा हो गया, उनकी अलग ही प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उठ पा रहे, क्या तो इंसान ध्यान दे पाएगा। अभी तो क्या हो रहा है कि सारे एक एससी एक छाते के अंदर आ जा रहे हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे इंडिया में जिसकी बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि हम किसी के मुस्लिम समुदाय में भी कि सारे मुस्लिम एक है, बट बाद में फिर पूरी दुनिया में इतने हंगामे क्यों चल रहे हैं कि सिया क्या है, सुन्नी क्या है, तो वो सब अगर पता रहे, उनके इश्यूज क्या है वो पता रहे, तब वो बाकी जो चीजें हैं ठीक हो पाएगी। क्यों यहाँ पर जो है एक तरफ जो क्रिश्चियनिटी है, एक तरफ जो है इस्लाम है, और एक तरफ जो हम इसराइल में जो इशू देख रहे हैं, तीनों अब्राहमिक रिलीजन मानने के बाद भी जो है क्यों इतना लड़ रहे हैं। तो वो एक छाते के अंदर दिखाना, उसका भी एक फायदा है कि स्ट्रेंथ मिलती है, यूनिटी मिलती है, एकता मिलती है, और इसका भी एक फायदा है कि हेट्रोजेनिटी मिलती है, सबके सबके अपने अपने इश्यूज को हम डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मेजर चीज है वो हमने यहाँ पे देख लिया। देखिए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज ऑफ लेजिस्लेचर, अब उनकी भी जो है कि empowers the president to designate communities as SC, but after designation state legislative competency is activated under ये
आर्टिकल आपके इसके अंदर में आता है। ओके, आर्टिकल 246 डील्स विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियली मिसयूज हो सकता है भाई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट तक था ठीक है यहाँ पे, बट जो ये जो पावर है लेजिस्लेचर का, तो ऐसे में जो है पॉलिटिकल ये मिसयूज कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। डेटा में भी लिमिटेशन है, कास्ट सेंसस उतने ढंग से हुए नहीं है, ऊपर से भी कौन ऊपर है नीचे ये कैसे डिसाइड कर देंगे। आप इकोनॉमी के हिसाब से तो डिसाइड कर सकते हो, समझिए बात को। ओबीसी वगैरह में क्या हुआ, आप 8 लाख 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर, समझ रहे हैं। भाई ये नहीं देख रहा है कि कौन कौन सी कास्ट का है, कौन बनिया है कौन क्या है, वहां पे कोई वो ये सब चीजें नहीं देख रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि XYZ कास्ट का बंदा है, अब ये अपर हो गया उनसे, कास्ट के हिसाब से कर रहे हैं ना कि इकोनॉमी के हिसाब से। तो यहाँ पे इकोनॉमी टर्म होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। और उस पर ऑब्वियस सी बात, तो और स्टडी होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि एक ही बार में जजमेंट लाया और चीजें हो गई। क्लियर। कंक्लूजन जो है, अगेन आपने ये कंक्लूजन, इससे अच्छा क्या ही होगा, यहाँ पे जो हमने दोनों डिस्कस किया कंपैरिजन कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उससे आप अपना कंक्लूजन खुद ही दे सकते हैं। अब देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, एक होता है स्टेट कुछ स्कीम लाइक सेंट्रल स्कीम लाइक। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा लगा है, सपोज करिए 60%, ठीक है, 40% लगा रही है स्टेट, ये हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, जैसे जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो 90% सेंटर लगा देती है, 10% स्टेट लगाती है, उस फंड की कमी है। ये हो गया आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर्ड से आप दिमाग लगाइए, कैसे भी समझाओ। स्पॉन्सर्ड बाई पेटीएम, आता है ना ओडीआई क्रिकेट मैच जब हम देखते हैं, स्पॉन्सर्ड बाई पेटीएम, तो अब उसमें पैसा ब्रॉडकास्टर भी दे रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए हॉटस्टार या फिर ये उनने खरीदा हुआ है पूरा राइट्स, लेकिन स्पॉन्सर पूरा खर्चा वो नहीं उठा रहा है, अब उसको भी ये पैसा दे रहा है स्पॉन्सरशिप, हो सकता है कि इसलिए 500 करोड़ रुपए दे दिए हो एडवर्टाइजमेंट के, समझ रहे हैं। जस्ट एग्जांपल दिया, तो ये स्पॉन्सरशिप ये कर रहे हैं कि पूरा खर्चा नहीं कर रहा है यहाँ पर, चाहे बीसीसीआई या आईसीआईसी, अब ये यहाँ से कमाई हो रही है, ठीक है, उसमें सब अलग अलग राइट्स बिकते हैं, सब चीजें होती हैं, तो ये स्पॉन्सरशिप हो गई। क्लियर, स्पॉन्सरशिप यहाँ से आ गई। तो वही सेम स्पॉन्सरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसे कहा जाता है। तो लगभग जो 676 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जो कि लगभग जो है 15 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे उनका खर्चा है। क्लियर। बाकी 9 सेक्टर्स है जिसमें सबसे ज्यादा किया गया है, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, वही ज्वाइंटली है सेंटर एंड इसके बारे द्वारा किया गया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है पता ही है। कोर स्कीम में नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब। और 6 स्कीम है सोशल प्रोटेक्शन के, मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट है ना। और ये सब जो हम फ्री इनिशिएटिव लाते हैं या फिर 2500 5,000 रुपए में, इतने कम 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 प्राइस में, जहाँ पे बड़ी से बड़ी कोचिंग जो बिलियंस डॉलर की भी अगर हो गई होंगी ना, वो भी इतने कम प्राइस में नहीं पढ़ाती है। लेकिन रीजन ये है क्योंकि अब हमें लगता है मनरेगा में पर डे लोग की कमाई कितने रहे, उनके बच्चों को भी तो मन होता होगा, कुछ रिक्शा चला रहे हैं उनको भी होता होगा। इसमें ऑब्वियसली बात है, जिनके पास पैसा है उन्हें तो फायदा हो ही जाता है इतने कम में पढ़ने का, लेकिन हमारा ये कि एक भी बच्चा छूटे ना, जो पढ़ना चाह रहा है और यार ना पढ़ पाए, इससे बुरा क्या होगा। तो इसीलिए सब इनिशिएटिव सब लाके रखते हैं आप सबके लिए। तो रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये आप सबका ही सपोर्ट है जो यहाँ पे देखिए 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, टू बी प्रिसाइज 11,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी हमारे। ये सब आप सबके कारण ही हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं साथ में ही कहूंगा, पढ़ते रहे और शेयर भी करते रहे। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ सीएसएस हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ऊपर बात कर रहा था 90 10 60 40, और जो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं यूटी, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होता, जैसे दिल्ली में है लेजिस्लेचर, लेकिन बाकी अगर कहीं लेजिस्लेचर नहीं हो तो वहां पे 100% सेंटर ही खर्चा करेगी। ठीक है, चलिए आगे समझ में। तो ये सब उसी के रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। अब बाकी अब अलग अलग बात चल रही है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 2% ऑफ जीडीपी टू 1.5%। अच्छी बात है, ज्यादा खर्चा करना डिफेंस पे वैसे भी सही नहीं रहता। और सिर्फ ये नहीं है, परसेंटेज में नहीं, लाख करोड़ के हिसाब से हम बढ़ ही रहे हैं। मान लीजिए हम 2011-12 में 100 करोड़ खर्च कर रहे, 1,000 करोड़ खर्च कर रहे थे, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अभी हम 15
100 खर्च कर रहे हैं, 1500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और 500 करोड़ बढ़ाइए, बट हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो उसका परसेंटेज लिया जाता है ना, इस हिसाब से ये परसेंट वाइज कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं हम एजुकेशन और बाकी सेक्टर्स में जो है हम ये पैसा लगा रहे हैं। ओके, प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं हमारे फंड को हमारे इस हिसाब से, या पोषण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट मनरेगा और बाकी चीजों पे जो है फंड खर्च करें। मतलब इसे समझ में आ गया कि अगर कहीं मनरेगा पे वर्क चल रहा है, तो स्टेट आधा पैसा दे रही है, 40% के आसपास, 60% सेंटर दे रही है। ठीक है, चलिए। सिटीजन पार्टनरशिप टुवार्ड्स गुड गवर्नेंस। अब सिटीजन पार्टनरशिप जो है गुड गवर्नेंस के तरफ, इस पे जो इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, 2014 में लॉन्च किया गया था इसे। ये गवर्नमेंट ने बोला भी था ना, स्वच्छता में भी आप आगे बढ़िए। अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस, इनफैक्ट खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पे सफाई के लिए निकले थे। और आज बहुत जो इंडिया में जो इतना सुधार है, ये पिछले 10 साल में उसी सोच की देन है कि शर्म नहीं करना है। पहले सिर्फ 35 से 40% शौचालय थे हमारे भारत में। आप सोच सकते हैं, आप किसी भी कास्ट सेक्टर रिलीजन के हो, आप इस बात को नहीं दरकिनार कर सकते हैं। अब सोचिए 60% आबादी जो है बाहर खुले में शौच जा रही थी। ओके, उसमें महिलाओं के साथ कितना गलत होने का डर था। वो बेचारी सब जब सुबह 4 बजे या 5 बजे के पहले छुप छुपा के जाती थी कि अंधेरे में चले जाए, और फिर रात में ही जाती थी। तो दिन भर इसमें वो जो कंट्रोल करके रहती थी, उस कारण भी उनको किडनी इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज झेलने पड़ते थे। घर में जो है धुएं में खाना बना रही थी, लकड़ी और कोयला जला के, उससे और हेल्थ खराब होती थी। तो अब आज के टाइम में एलपीजी ये सब होना, इट्स नॉट अबाउट कि देखिए आपको लगेगा मैं बीजेपी वाला हो गया या मैं कांग्रेस वाला हो गया। ऐसा कोई वाला वाली वाली बात ही नहीं है। जो चीजें सही हुई है वो चीज सही है कि नहीं। यार मेरा किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन ये बात है कि नहीं सही है आपको बताना है। ये बेसिक चीज है। देखिए पैसा आज मेरे पॉकेट में 5 लाख हो या 50 करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीने के लिए हो सकता है साल भर के लिए 5 लाख भी काफी है ना। अगर वो उस लेवल पे आ गए जो बेसिक शौचालय, पानी, घर, बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, तो इसी पे को कहा जाता है डेवलपमेंट। अदरवाइज जो बाकी जो हो रहा था वो ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। पैसा जो है कुछ लोगों के ही पास रह जा रहा था। आज भी जरूर, हाँ, वो रिपोर्ट है कि 1% लोगों के पास काफी पैसा है, लेकिन ये जो है जो लोअर स्ट्रेटा तक पहुंचा, हर जगह पहुंचा, इसलिए लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाया। इसी पे पूरा पूरा जो है कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, लाइफ कैंपेन की बात की जा रही है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब देखिए, पहले से साफ सफाई की बात की, इन्वायरमेंट के हिसाब से लाइफ स्टाइल रखें, ज्यादा कार वार यूज ना करें, मेट्रो यूज करें, तो इससे एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। आज मैं अगर दिल्ली की बात बताऊं आपको, तो 24 तारीख की रात लगभग ना, मैं अभी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सितंबर, और अभी 45 डिग्री फील लाइक टेम्परेचर है। अब आप बता सकते हैं क्या हाल है। तो यहाँ पर अननेसेसरी ना आप गाड़ी ले ना कुछ ले, आज के टाइम में शेयरिंग कैब्स आ गई हैं, बाइक आ गया, सब आ गया है, तो आप ये सब पे रहें, है कि नहीं। बहुत जरूरी है, इसीलिए लाइफस्टाइल बोला गया है कि ये सब आपको करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके बाद हम, सिर्फ ये चीज नहीं आती है, आप अगर एलईडी ला रहे हैं बाकी बल्ब की जगह, वो भी हो गया। अगर आप एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज कर रहे हैं जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है, वो भी लाइफस्टाइल जो है इसी में सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें हैं, मिलेट सुपर फूड, ये सब पे भी बढ़ावा देना। इस पे से ना प्लेटफॉर्म पे लगभग 4.72 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि नहीं। आप हुए हैं या नहीं, आप ये बताइए। अब देखिए, 3 की पिलर्स ऑफ माई गवर्नमेंट: डू, डिस्कस एंड डिसेमिनेट। क्या 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 करना है? क्विज करो, इनोवेटिव आइडिया दो, प्लेज दो, ये सब करना है। डिस्कस करना है, फैसिलिटीज, ग्रुप डिस्कशन करो, मन की बात, रेडियो प्रोग्राम से मैंने आपको बताया ना, ये मैंने भी आपसे डिस्कस किया। सही बात है, शौचालय, किडनी का किस तरीके से खराब हो जाना, दिन रात क्यों जाते थे महिलाएं खास तौर पे शौचालय, और इधर उन्हें जाना रहता था तो थाने, कितनी दिक्कतें थी पहले, सिगड़ी, कोई कंडे पे खाना बनना, वो सब चीजें होती थी। तो डिस्कशन किया, अब इस पे जो चीज सही है, फैक्ट है, वो है, तो वो डिस्कशन करवाना। फिर आपका है डिसेमिनेट, फोकस ऑन ब्लॉग्स, पीरियोडिक न्यूज लेटर्स, ईमेल्स, along with my government OTT एक्सेप्ट। ओके,
तो हाउ सिटीजन पार्टिसिपेशन हेल्प इन गुड गवर्नेंस? ऑब्वियसली करेगा ना, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि अरे हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हैं? तो गुड गवर्नेंस वहां से आ जाएगा। आरटीआई भी जो इम्पावर करेगा सिटीजन को कि नहीं, आपके पास पावर है, आपने आरटीआई डाली तो आपको जवाब मिलना ही चाहिए। तो भी वेट करेंगे लोग कि नहीं अभी तक हमें नहीं मिली, ये नहीं मिली, कंप्लेन करो, ऑनलाइन लॉक करो। ये सब जो चीजें है, आरटीआई इम्पावर सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन टू होल्ड गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स एंड एजेंसी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। कि आरटीआई में बता सकते हैं कि देखिए ये हुआ था, क्या ये अकाउंटेबल है या नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे गुड गवर्नेंस के अंडर में आती है। ठीक है, सर्विस डिलीवरी हो गई, दिल्ली में जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, ऑल दोस थिंग्स यहाँ पर आता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखा जाए कि फोस्टर इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पे जैसे कि मनरेगा सोशल ऑडिट, हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग ऑफ वॉइस ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, ये सब भी जब चीजें हुई तो ये भी बहुत ज्यादा काम आया। ट्रस्ट बिल्डिंग से भाई ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ डेफिनेटली। ग्राम सभा फॉस्टर्स कम्युनिटी ट्रस्ट एट द ग्रास रूट लेवल। जो सभा है उसने एकदम ग्रास रूट लेवल तक जो है इस ट्रस्ट को ले गया। है कि नहीं, कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ सब कोऑपरेट कर रही है और आपकी भलाई के लिए काम कर रही है। तो ये जो है ग्राम सभा का भी यहाँ पे काफी बड़ा रोल रहा। चैलेंज भी है क्योंकि कमिटमेंट कहीं ना कहीं उतनी नहीं थी, रिसोर्स और टाइम की कमी, लिमिटेड एंगेजमेंट, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता था। लोग जैसे प्लेज कर लेते हैं फिर काम उतना करे ना करे, वो बहुत सारी अपनी अपनी चीजें थी। करप्शन था कहीं ना कहीं, फिर नेपोटिज्म का भी एक इशू हमेशा बना ही रहा है कि नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं वो रही है। इनिशिएटिव देखिए कौन कौन से लिए गए, स्वच्छ भारत मिशन जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, नमामि गंगे, है ना, ये इसके बाद डिजिटल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे तो ना जाने कितना पॉल्यूशन कम हुआ होगा, कैसे आज डिजिटली ही हम कुछ भी करें। आप बैंक जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। कितनी बार बैंक जाते हैं उसके बाद बाइक उठाते हैं, धुआं धुआं करते हैं पूरा, वो सब चीज नहीं कर पा रहे, हम बैठ के ट्रांजेक्शन कर दे रहे हैं। है कि नहीं? हम जो है हम नोट नहीं निकाल रहे हैं जाके एटीएम से। तो ऑब्वियसली बात, जितना ज्यादा नोट का यूज होता उतना ज्यादा पेड़ों की कटिंग, ये सब चीजें तो वो नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जो है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये है आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, चलिए तो हम आगे चलेंगे। अब यहीं पे वे एड बात चल रही है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपको वो ऑलरेडी रिपीटेशन ही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी ग्रीवियंस रिड्रेसल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस। अब लेटरल एंट्री में क्या होता है ना, अभी मानिए आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आपकी मेरिट लिस्ट आई, आप आईएएस आईपीएस बन गए, से आईएएस बने। अब जब आईएएस बन गए हैं तो 10 या 20 साल बाद जब आप प्रमोट होंगे तो फिर आपको कुछ एक पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा कि आप ये संभालो, आप वो संभालो। ओके, लेकिन आप तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के गए थे, तो आप क्या उसके स्पेशलाइज्ड हुए क्या? नहीं, आप एक जनरलाइज्ड, आपको जनरल चीजें आती। और ये बात अलग है कि आपको एक्सपीरियंस था तो उसका फायदा मिलेगा। जो लेटरल एंट्री जो बाद में आते हैं उन्हें वो फायदा नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें वो एक्सपोजर नहीं है, बट उनके पास हो सकता है साइंटिस्ट ही हो। समझ रहे हैं? वो साइंटिस्ट ही हो और उन्हें उसी में जाना है, उस सेक्टर में। ओके, कोई एजुकेशन में बहुत एक्सपर्ट हो, अगर मान लीजिए एचसी वर्मा, जो हम सब आईआईटियंस और हर कोई उसके दीवाने हैं। अभी एचसी वर्मा जो है वो काफी अच्छे थे फिजिक्स से लेके एजुकेशन में, तो उनको ही कोई पोर्टफोलियो दे दिया जाए जो कि एक आईएएस को देना रहता था, तो अब इसमें क्या होगा कि भाई आपको भी लगेगा नहीं एक्सपर्ट है, अच्छा रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इससे लॉस जो कहीं ना कहीं वो आईएएस आईपीएस को ज्यादा है। और यहाँ पे बस एक ये बात आ जाती है मोनोपोली की कि हो सकता है ऐसे में आपके ये जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो पार्टीज है, वो अपने हिसाब से रिक्रूट करने लगे कि यार ये हमारी सुनेगा, वो हमारी सुनेगा, हमारे हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो एक पावर टसल हो जाए। ये सब इंडिपेंडेंट होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर वही सब यहाँ पर डिस्कस की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कहा गया कि देखिए यहाँ पे ऐसे लेटरल एंट्री करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी इस पे ध्यान ही नहीं देंगे रिजर्वेशन पे, लेकिन देना है। लेकिन इनका फॉर्मूला कहता है कि अगर 3 लोग से कम है, 3 या 3 लोग से कम है, तो यहाँ पे हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। सही तो बात है, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक जनरल, 4 तो कम से कम होने ही चाहिए ना। लोग 3 ही में बोल देंगे कि 2 एससी 1 ओबीसी, तो एसटी का क्या होगा?
ठीक है, या ऐसा बोल दिया एक ओबीसी एक जनरल, सॉरी एक एससी एक एसटी, तो ऐसे में तो जनरल बेचारे कभी उनको तो सीट ही नहीं मिलेगी, है ना? तो इसीलिए कहा गया ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लाया गया है। ये देखिए, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर अप टू 3 वैकेंसीज। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं ला रहा हूँ सब यहीं पे लिखे लिखे हुए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे तो एक बार पॉज करके इसे पढ़ लें। ओके, अब ये सब जो होगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होगा 3 से 5 साल के लिए, क्योंकि जब लेटरल एंट्री होगी तो कितनी लंबी होगी, इतनी होगी काम जितना हो, और ज्यादा मोनोपोली ना है, कि भाई लंबे टाइम से है, बार बार वही आ रहे हैं और तो कुछ करप्शन बढ़ जाए, तो 3 से 5 साल तक जो है वो चेंज होते रहेंगे। अब इसके फायदा ये है कि एक्सपर्टीज मिल जाएगी एक ही बार में, नए फ्रेश ब्रेन्स आएंगे, और काफी ज्यादा उस समय जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में उन्हें लिया जाएगा। अब नुकसान ये है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं किए, उसके कारण कुछ इश्यू हो गया, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि उनको आप कितना ही जिम्मेदार करोगे साबित, क्योंकि वो उसके बाद तो 3 से 5 साल बाद वो छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है, उनका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा, तो वो उतना ज्यादा जो है खुद जिम्मेदारी लेंगे भी नहीं चीजों की, ये हमने कर दिया, हो गया, हम निकले यहाँ से, ठीक है। तो आप उन पे प्रेशर भी नहीं बना पाओगे, तो सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, फायदा भी है नुकसान भी है ना, जैसे मैंने एचसी वर्मा का एग्जांपल दे दिया। कल हो के हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम की तरह कोई बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, वो यहाँ पे आना चाहे। कल हो के हो सकता है कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है अमृत्य सेन, वही हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट उनको लेना चाहे। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है ना, आईएएस आईपीएस से तो काफी ज्यादा है, अच्छा सही है कि वो जो पॉलिसी बनाएंगे उनसे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन वही सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स जो है वो यहाँ पर है। अब देखिए दूसरा, ये लेटरल एंट्री सिस्टम इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ 442 ही आईएएस ऑफिसर है जो सेंटर के साथ वर्किंग कर रहे हैं करंटली, 1470 के अलावा होने चाहिए। कितनी ज्यादा कमी है। तो इसमें एक ये भी चीज है भाई, गवर्नमेंट को भी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को वैकेंसी बढ़ाएंगे भी ना, तो उनको क्या है कि जो उस लेवल पे काम करने वाले जो हैं सीनियरिटी पे, वो आने में उनको 15-20 साल लग जाएगा, तो तब तक ये कौन इंतजार करे, लेटरल एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना फायदा ही देखना है ना, क्योंकि हम सबको भी क्या रहता है भाई, जल्दी रहती है कि गवर्नमेंट आ गई, हमने वोट दिया, देखते हैं 5 साल में क्या कर लेती है ना, 5 साल में या 10 साल में या जो भी है, इलेक्शंस तो होते ही है देश में, तो वो भी चाहते हैं फटाफट हम कुछ भी करें, कैसे भी ग्रोथ हो, है ना, डेवलपमेंट हो देश का। तो वो सब जो चीजें हैं यहाँ पे चलती रहती है, तो ये एडवांटेज है लेटरल एंट्री के, ये सब जो फिलअप हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, डोमेन एक्सपर्ट आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग आ जाएंगे, रोबोटिक्स के अलग आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अलग आ रहे हैं, फाइनेंस के इसमें अमृत सिंह नाम ये अलग आ रहे हैं, अलग ये सब के, तो ये फायदा है। अब जो भी नेसेसिटी है डिपार्टमेंट की, इन्वायरमेंट, जैसे कि अभी इन्वायरमेंट में जो हमारे देश में काफी अच्छा कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज, सिविल एविएशन, वो सब कर पाएंगे। अभी कि आईएएस को आप बना दीजिए इन्वायरमेंट का, कितना ही कर पाएगा, लेकिन अगर कोई सही में इन्वायरमेंटलिस्ट होगा, जिन्होंने लाखों पेड़ लगाए होंगे, एक बैरन लैंड को ये कर दिया, उनको बनाइएगा, तो शायद वो सही में देश को कहीं और ले जाए एक सही डायरेक्शन में, है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था बिना स्वार्थ के किया था। तो वो सब चीजें होती है, इसलिए आप सबको भी सोचना है कि गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि कल हो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका काम है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके आगे ले जाना, कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आपका फसल बीमा योजना हो, चाहे ये हो, कुछ भी हो, तो आप खाली क्रिटिसाइज करते नहीं बैठ सकते। आप जो है ना, अगर मैं अभी इस सिस्टम के बाहर हूं, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, अगर आप आईएसआईपीएस बनते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाते हैं, तो वहां पे जो गवर्नमेंट कह रही है, ममता गवर्नमेंट, वो आपको करना है, भले आपको पसंद है या नहीं है। दिल्ली में आप आ रहे हैं, केजरीवाल जो कह रहे हैं आपको वो करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा डिक्टेटरशिप नहीं, जो लॉ और पास करेंगे वो आपको हिसाब से चलना है। आप एमपी जाएंगे आप उस हिसाब से रहेंगे, आप यूपी जाएंगे आप उस हिसाब से रहेंगे, ठीक है। आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि मेरा मन है मेरा ये, या फिर आप जा जाके माइक पे चिल्ला चिल्ला के उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, जी नहीं, ये हक वहां पे नहीं होता है। अगर आपको लगता है काम सही नहीं है, आप रिजाइन करिए जॉब से, आप खुद पॉलिटिक्स में उतर जाइए। ओके, अब इसमें इशू यही है, शॉर्ट टर्म फोकस, 3 से 5 साल के लिए फोकस रहता है, अकाउंटेबिलिटी इशू नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपॉइंटी होती है, तो वह खुद को अकाउंटेबल, क्या ही अब बोलोगे, कितने टाइम तक उनको अकाउंटेबिलिटी रहेगी ही नहीं, तो कैसे शो करोगे उन पे, तो बहुत सारी होते हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर तो वो बोल सकते हैं, आप आपके पास इतना एक्सपीरियंस था, ये है, अभी 10 साल आपको और जॉब करनी है, आपने ऐसा कैसे किया, नहीं किया, वरना आपका प्रमोशन रोक लेंगे, फलाना ये सब करेंगे। बट यहाँ पे प्राइवेट में वो चीज नहीं होती है। ओके,
तो ये सब सारी चीजें हैं। अब देखिए सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, अभी इस एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं, अभी हो क्या रहा है, जैसे बीसीसीआई एम्बिट में जो क्रिकेट हुआ, जैसे मान लीजिए आईपीएल हुआ, फिर इसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, टी20 हुआ, ये सब जो है इसमें सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि राशि पान मसाला 0% टोबैको, अब ऐसा ऐड तो कर देता है राशि, और वो पैकेट कैसा दिखाता है जिसमें राशि लोग सही में गुटखा वाला खाते लगता है, विमल इलायची, और पैकेट कैसा बना रहता है वो विमल के गुटके वाला, जिसमें शाहरुख खान अजय देवगन सब आए हुए रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सब एडवर्टाइजमेंट में उसी चीज को बढ़ावा दे रहा है। अब बात समझिए कि आपको एंटीक्विटी की बोतल में पानी पिला दे कोई, ये रहा पानी, तो ऐसे थोड़ी वो चीज चलेगी, है ना। बियर की बोतल में आपको बताया कि इसके अंदर है 0% सोडा के साथ, 0% शुगर के साथ ही है, ठीक है। तो अब वो कर क्या रहे हैं, वो सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उनका फोकस क्या है कि भाई बॉटल देख के दारू याद आ जाए, हमारा ये रैपर देख के रासरी पान मसाला नहीं, रासरी का गुटखा याद आ जाए, विमल की इलायची नहीं, विमल के पाउच याद आए, ठीक है। तो अब इसको पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गए गवर्नमेंट, और होना भी जरूरी था। आईपीएल में पता चला कि पान मसाला जो है 16% एड सिर्फ पान मसाला की। अब बताइए 100 एड अगर आई है, 16 सिर्फ पान मसाला की, शर्मनाक बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजें लाई गई है। ये देखिए पान मसाला बाय प्रमोटिंग सिल्वर कोटेड कार्डेनम, है ना, वही सब जो इलायची विलायची में ये सब कर करके ये आपको बताया जा रहा है। और अब जब जाइए फिर मार्केट में, आप बोलिए राशि, आप बोलिए विमल, तो क्या चीजें आएंगी। तो वो यहाँ पर बात है। आप तो बोलोगे अरे सर आपने भी ऐड कर दिया उनका तो, हाँ। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, काफी जानलेवा चीज है। इससे अच्छा है किसी और को अपनी जान बना ले, और ये गुटखा तंबाकू शराब इन सबसे अनजान रहे। ओके, जितना दूर उतना अच्छा। अब इसके बाद जो है टीवी टुडे नेटवर्क है, उन्होंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट क्या किया, भाई जो मेरा क्लब सोडा रिजेंबलिंग द बॉटल ऑफ अल्कोहल, सोडा डाल दिया अल्कोहल में, है ना, मतलब एंटीक्विटी की बोतल में आप ये डाल के करे, ओल्ड मॉन्क की बोतल में आप सोडा डाल के पिलाओगे, तो हो गया ओल्ड मॉन्क ही दिमाग में आएगा ना यार। तो वही बात है, मतलब मैगी की पूरी पैकेट बना दो, अब मैगी की तरह एग्जांपल में दे रहा हूँ कि सब कुछ वैसे ही, अंदर आप कुछ और डाल दो, उसमें बेसन डाल दो या कुछ और सेवई डाल दो, क्योंकि दिमाग में तो मैगी आएगा, आप कितना भी सेवई सेवई करते रहो। तो वही सब चीजें हैं। और देखिए ये भी डेटा है कि 70% जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये सब सैरोगेट एड से, जो कि खतरनाक है। और जो 41.3% टोटल एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, वो स्मोकलेस टोबैको ब्रांड था, अब बताओ। और 50% सिर्फ नशा बिक रहा है, सिर्फ नशा। ओके, कंज्यूमर राइट्स भी है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में, कि भाई राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि पता रहे देखो ऐसा सही गलत कर रहा है आपके साथ, राइट टू चूज, ऐसे में तो आप चॉइस भी खराब कर रहे हैं लोगों की, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, कि बताना भाई ये सब चीजें खराब है, काइंड ऑफ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अगला यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत बार न्यूज में, इस पे ज्यादा क्या ही इंसान डिस्कस करे। ओके, अब इनका कहना है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ना कि रिलीजियस बेस्ड सिविल कोड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्युनल है, कि किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, जी नहीं, वो कम्युनल नहीं है। जो अभी चल रहा है वो रिलीजियस बेस्ड है, कम्युनल सिविल कोड है ना, तो उसको हटा के सेक्युलर कर देना, उसको हटा के सेक्युलर कर देना। अब क्यों इसकी बात अब आ रही है कि देखिए अब इनहेरिटेंस जो है लड़कियों में भी होने लग गया है, प्रॉपर्टी का, लड़कियां भी प्रॉपर्टी ले सकती हैं माँ बाप का, जो पहले हिंदू धर्म या जैन इसमें नहीं था, मुस्लिमों में जो है आई गेस पहले था। ओके, तो बट अब यहाँ भी आ गया है। तो ऐसे ही जो है काफी चीजें अब सब जो है उसी रास्ते में बढ़ रहे हैं, कि यूनिफॉर्म वे में ही चीजें चल रही हैं, है ना, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का फोकस रहे, वुमेन एम्पावरमेंट का फोकस रहे, हर एक चीज रहे।
तो अब जैसे कि वहीं पे एक आद आ जाता है कि यहाँ पे जो पॉलीगेमी है मुस्लिम धर्म में अलाउड है, बाकी में नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर एक, मान लीजिए मैंने 2 शादी कर ली, मैं जेल में चला जाऊंगा, किसी और ने नहीं की, तो और ने की, तो वो जेल में नहीं जाएगा। बट भाई हो सकता है ना मेरी तरह भी बहुत सारे लोग यार इन्फ्लुएंस हो गए हो, जिसने बोला कि क्यों दो कर ली सर, इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ये बात सही है कि बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर शादी करते नहीं है, उतनी ज्यादा बदनामी हो गई है, जितना लोग शादी नहीं करता मुस्लिम में भी 1000 में से आपको एक ही मिलेगा, उतने तो बाकी हर धर्म में मिलते हैं। बात सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर ये बचने का है ना, जब आपको भी पता है कि लगभग लगभग बंद है तो बंद ही कर दो। सामने से बढ़ के करना ना बड़प्पन होता है। मेरा ये कहना है, सामने से बढ़ के करना वो बड़प्पन होता है। वहां पे कर दिया। सही बात है, भाई लकड़ियां कम हो रही हैं, कैसे जलाएंगे, पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत है। तो अगर अब भाई मुस्लिम धर्म बोले या के वाले लोग बोले, क्रिश्चियन बोले, तो उससे क्या होगा ना, कम्युनल इश्यूज आ जाएंगे। वो हिंदू धर्म बोलेगा कि हमारे लास्ट राइट्स ऐसे ही होते हैं, आप कौन होते हो बोलने वाले। लेकिन आगे बढ़ के बड़प्पन कोई बात नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी अब जला दोगे हमें, हमारी लास्ट राइट वैसे भी हो जाएगी, हम इसके लिए भी रेडी है ना। तो ये खुद आगे बढ़ के वो चीज करनी होती है, तभी शांति भी होती है, और तभी प्रोग्रेसिव जो है आपका कल्चर वो आगे बढ़ते चले जाता है। ओके। तो अब ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जिसमें यूनिफॉर्म क्या क्या हो जाएगा ये देखिए। मैरिज, शादी, सब यूनिफॉर्म। डाइवोर्स, ये भी यूनिफॉर्म तरीके से होगा, जैसे कोर्ट में ऐसा किया तलाक तलाक तलाक, खत्म, ऐसा नहीं। मेंटेनेंस दिया जाएगा, अभी ऐसा नहीं है कि पहले मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, तो अब मेंटेनेंस भी दिया जाएगा। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी हो, कि लड़की औरतों को मेंटेनेंस देंगे। इनहेरिटेंस, पैसा सबको मिलेगा। एडॉप्शन का, एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हर सब चीजें जो है सबके लिए सेम कानून होगा। ऐसा नहीं कोई भी धर्म कास्ट इसके हिसाब से अलग हो जाए। ठीक है। तो एट प्रेजेंट मोस्ट इंडियंस आर गवर्न इन सच मैटर बाय द रिस्पेक्टिव रिलीजियस लॉ। तो मैं रिस्पेक्टिव रिलीजियस लॉ के थ्रू हो रहा था। अब सबसे बड़ी चीज ये कि ऐसा ये मत सोचिएगा कि यार होगा तो क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो गया, कहीं दंगे फसाद हो गया, कुछ नहीं होगा। सब ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में पुर्तगीज, जो गोवा जो है हमारा, वहां पे यूसीसी पहले से इम्प्लीमेंटेड है 1867 से, समझिए। है ना। तो वहां पे आप नहीं कर सकते 3 शादी, या फिर वहां पे ये नहीं बोल सकते लड़की की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वहां सब कुछ था। उत्तराखंड ने अडॉप्ट कर लिया है 2024 में, एक बड़ा देश, बड़ा सॉरी राज्य। ये आपको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। है ना। स्टेट पीसीएस में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है किस राज्य ने ऐसा किया है, उत्तराखंड है वो, याद रखना है आपको। इसके बाद 21st लॉ कमीशन जो है उसने कहा फॉर्मुलेशन ऑफ यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। उनका एक कह रहा था 2008 में। लेकिन रिफॉर्म्स लेते रहना चाहिए हर रिलीजन में, टू मेक देम जेंडर जस्ट, कि जेंडर इक्वलिटी रहे। तो उसी पे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक का बंद होना और ये सब चीजें जो है उसी के लाइन पे आई। ओके। जैसे पॉलीगेमी की बात की गई। ओके। फिर फुलफिलिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, जस्टिफाइंग इंडियाज मेंबरशिप एट वेरियस ह्यूमन राइट कन्वेंशन एंड इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कन्वेंशन। तो ये सब चीजें जो है उसके हिसाब से है। तो ये हम देख चुके हैं। अब देखेंगे लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। जो लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट में है ये क्या है। देखिए, अ टू जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट। जो महाराष्ट्र में स्लम है ना, उस पे एक्ट लाया है ना। कौन कौन से वहां पे स्लम है। मुंबई में काफी ज्यादा स्लम्स वगैरह भी है। पूरे महाराष्ट्र की यहाँ पे बात की गई है, और उसको रिव्यू करना और एक्सेस करना। ठीक है। और उस पर फिर इंटीग्रल पार्ट पे कुछ रूल्स कानून वगैरह बना के लाना। ओके। न्यूज में क्यों, क्योंकि सिस्टमेटिक इशू करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस ऑफ लैंड आइडेंटिफिकेशन एज स्लम एरिया। ठीक है। प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड सम ड्वेलर्स। तो जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं उनको प्रॉपरली अब यहाँ पे हटाना है। कानूनी कानून की तरह, ऐसा ही नहीं कि हम ये कर देंगे अपने घर बना देंगे, ऐसे एक प्रोसीजर होना चाहिए। ये एरिया स्लम है, ये ऐसा है। गवर्नमेंट भी जो है उस पर प्रॉपर वहां पे वर्क कर, जिस पे लेजिस्लेचर लाया, काफी जरूरी था। ये महाराष्ट्र ने लाया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ये होगा एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। पहले एविडेंस, ये इस्लाम था, ऐसा है, ऐसे ही नहीं बस पॉलिसी मेकिंग। पहले एविडेंस आएगा, करेक्शन होगा, उसके बाद ही होगा। फिर लेजिस्लेटिव क्वालिटी। ओके। क्योंकि कैन प्रिवेंट लीगल कॉन्फ्लिक्ट
एम्बिग्विटी, इनेक्टमेंट ऑफ क्रॉस पर्पस एंड ओवरलैपिंग लॉ, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है। रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये जो है आपका कैन प्रोवाइड स्कोप फॉर मिड टर्म कोर्स करेक्शन एंड पॉलिसी रिवीजन, ये सब हम यहाँ पे इसके थ्रू कर पाएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इसके कारण होगा। ओके। ये तो इफेक्टिव कैसे होगा इंडिया में जो एलआई है, बताइए। इसके बारे में बताया कि लीगल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। लैक ऑफ इफेक्टिव इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है, जिसके कारण ये होता था कि इफेक्टिव एलआईए यहाँ पर होना चाहिए। ओके। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है प्री इनेक्टमेंट के बाद और पोस्ट इनेक्टमेंट के बाद, तो ये आप जो है देख सकते हैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, मैंने देखा है यहाँ पे, उससे काम का यहाँ पर ये है नहीं। बस आपको इतना समझना था कि ये क्यों यहाँ पे इनेक्ट किया गया है। ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर बेसिकली देख ही लिया है। और महाराष्ट्र के स्लम के द्वारा जो है, महाराष्ट्र में ये किया गया ताकि वहां पर वो जो स्लम एरिया एक्ट उस पर एक्ट कानून ला सके, तो महाराष्ट्र ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। बाकी ऑब्वियसली डेटा का लिमिटेशन है, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिलायबल एंड इंटरपोरेबल डेटा, पता ही नहीं है कौन कहाँ रह रहा है, क्या स्लम है नहीं है, कौन सा जमीन हमारा है, एक्चुअल में उनका है, कौन सा गवर्नमेंट का है, बहुत सारी चीजें। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, वो भी ढंग से काम नहीं करते हैं, देखते नहीं है कि एनालिटिकल प्रैक्टिसेस क्या करे नहीं करे, जो स्लम्स वगैरह हटे, तो बहुत सारी जो चीजें हैं ये इश्यूज उसके कारण आते हैं। ओके। ठीक है। अब न्यूज इन शॉर्ट्स हम देख लेंगे, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनने रिपोर्ट निकाला है जो कि इंपीरियल स्टडी टू इवेल्युएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके थ्रू आया है। लॉ एंड जस्टिस याद रखना है, जस्टिस से जस्टिस आप याद रख सकते हैं। ठीक है। वेरियस एक्सपेक्ट क्या है इसके, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज फेस्ड बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, जुडिशियल ऑफिसर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, ये सब है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि 37 से 38% ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स हैव रिपोर्टेड लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस इन कोर्ट रूम, तो जो कोर्ट रूम है वहां पे स्पेस की कमी है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में ये सब चीजें जो यहाँ पे दी जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने निकाला है। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होना चाहिए, जिसकी कहीं ना कहीं कमी भी है, वो वहां पर ये चीज बताई जा रही है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि इंडिपेंडेंट आईटी डिपार्टमेंट बनाना। ठीक है। कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, चीजें सब सब ढंग से चले, सारे प्रोसेस ये हो कि भाई कोर्ट की तारीख क्या होगी, आप ही केस फाइल कर रहे हो, सब कर रहे हो, कि किस कारण आप केस कर रहे हो, कब आपका ये होगा, वकील भी ऑनलाइन अगर आपको मिल जाए, वहां पे वो बोल दे कि भाई इस वकील की इतनी फीस है, कितना सही रहेगा फिर, है ना। तो इसलिए आईटी की यहाँ पे बात चल रही है, क्रिएशन ऑफ सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है। अब ये क्या है, इनिशिएटिव टू इम्प्रूव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये यहाँ पर है फैसिलिटी फॉर जुडिशियरी, 1993-94 में था। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, 2011 में ये आया। ई कोर्ट इंटीग्रेशन मिशन मोड प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद ये आया कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल अंडर SC/ST एक्ट, अब जो एंटीसिपेटरी बेल जो है, ये अंडर सेक्शन 18 ऑफ द SC&ST एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस अ प्राइम फेसिया केस अंडर द एक्ट इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ओके। कोर्ट में यहाँ पे कहा गया है, इंसल्ट ऑफ मेंबर ऑफ SC/ST इज नॉट एन ऑफेंस, क्या कुछ इंसल्ट करो, तुम काम ढंग से नहीं करते हो, तुमको ये नहीं आता, ऑफिस में होता है ना बहुत सारी चीजें, कि किसी काम लायक नहीं हो, ये नहीं हो, तो वो चीज इंसल्ट है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है अंडर SC/ST अनलेस एक्यूज इंटेंशन टू ह्यूमिलेट बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी, समझ रहे हो, तुम इस कास्ट से हो, वैसे हो, वैसे सब तब है, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं काम कर रहे हो, ओके, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को नहीं पसंद में आ रहा है, ओके, तो वो मुझे कह रहा है कि नहीं आप बहुत खराब पढ़ा रहे हो, कमेंट्स आ रहे हैं, वट एवर, ठीक है,
तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं इस कम्युनिटी से हूं, मैं जाके केस नहीं कर सकता। ठीक है, करूंगा भी तो एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, क्योंकि भाई आपके काम पे बोला जा रहा है कि कास्ट पे या फिर ये सब चीजों पे नहीं कमेंट करे। फिर कोई आया कि बोले कि अगर मान लीजिए मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, फिर मुझे बोले कि इस कास्ट के जो टीचर है वो पढ़ाती ही नहीं अच्छा, ऐसा कोई बकवास बकवास करे, सीधे उस पे जो है यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। समझ में आ गया? ये कहानी एंटिसिपेटरी बेल, जो कि अभी क्यों आया है ये न्यूज में। ओके, क्योंकि अब अंडर जो ये है आपका क्रिमिनल लॉ सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्होंने कहा रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। पहले ये 1989 में ही एस सी एस टी एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, है ना। ये दी इसमें एक चीज, एक्यूज मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ एस सी एस टी। आपस में अगर ये गालियां दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उस पे ये केस नहीं हो सकता एस सी एस टी वाला, अगर दोनों ही है तो। ठीक है, तो ये अब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप बताइएगा। फाइन, चलिए इसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन, इस बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था, कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुका है, 4 बार हो चुका है। ओके, डिलिमिटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फिक्सिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। पहले 1952 में हुआ, 63 में हुआ, 73 और 2002, अब कब होगा, 2026 में आगे होगा। इसके बाद बॉयलर्स बिल आया है, जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल है, एक्ट बन ही जाएगा। तो ये बॉयलर से रिलेटेड है, जो नहीं जिसमें स्टीम जिसके थ्रू जनरेट होती है, और फिर टर्बाइंस वगैरह जो घूमते हैं, जो बॉयलर्स वगैरह होते हैं, ये यहाँ पे वो है। तो ये कई टेक्निकल चीजें हैं, बट उसकी सेफ्टी पे कहीं ना, बॉयलर ऐसा भी ना हो कि ब्लास्ट हो जाए, कुछ और ढंग से काम करे, किसी की लाइफ रिस्क पे ना जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बॉयलर का मेंटेनेंस रूल और बहुत सारी चीजें। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में ये चीज लाई गई है। ओके, तो यहाँ पर ये है कि एनी पर्सन हु मेक्स एनी स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, मुझे स्ट्रक्चर में कोई अल्टरेशन कर दो और रिन्यूअल, ठीक है, बॉयलर को, तो विदाउट ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन ऑफ चीफ इंस्पेक्शन सेली पनिशेबल, तो पनिशेबल होगा। और मान लीजिए मैं वहां पे इंजीनियर हूँ और वहां पे आके मैंने बॉयलर में कुछ चेंज किया, तो ये मेरा काम है वहां पे जाके बताना चीफ इंस्पेक्टर को कि सर देख लीजिए, यहाँ पे ये इंस्पेक्शन आप कर लीजिए, कि हमने तो वैसे अच्छे से किया है, डिजाइन हमने अप्लाई किया, बट ये नहीं कि आपको लग रहा है नहीं जरूरत थी, आपने कर दिया मेंटेनेंस, कि चलो भाई मेंटेनेंस तो होता ही है हर चीज का टाइमली, क्योंकि आपने इनको बताया ही नहीं। कि अब ये है कि मेंटेनेंस के बाद भी या कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बाद भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है चीजें हो पाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे आगे देखते हैं हम। ये बॉयलर के बाद भाई कि भाई अगर नहीं करोगे, अनफॉर्चुनेट कुछ हो गया, 2 साल तक की सजा है और फाइन है 1 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकता है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे, वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। फाइन, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करें, वहां पे मिल जाएगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन कर ले यूपीएससी बैच के लिए 2025 के लिए, वहां पे आपके लिए एक्सक्लूसिव जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको विद इन अ वीक आपके पास कंसल्ट किया जाएगा। कि अभी हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, तब एक बार में बैच स्टार्ट करें, तो इसका एक अलग मजा होता है। तो रजिस्टर आप ज्यादा जल्दी से जल्दी कर लें। फिलहाल जो ये 30 सितंबर तक के लिए रजिस्ट्रेशन डेट है, जरूरत पड़ेगी तो ही एक्सटेंड होगा, अदरवाइज हो सकता है कि हम यहीं पे बैच क्लोज करके आगे बढ़ जाए, पढ़ाना चालू कर दो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।